स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। कक्षा 10 संस्कृत विषय लेने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं ध्यान दें। आज हम लोग मॉडल पेपर 2022 को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं मॉडल पेपर को। आप लोगों को जो भी संस्कृत का पेपर दिया जाएगा वह 3 घंटे 15 मिनट के लिए होगा और उसका पूर्णांक 70 नंबर का होगा। और पेपर मिलने के बाद आप सबसे पहला काम निर्देश पढ़ेंगे, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट है, इसमें जो 15 मिनट है केवल ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है और 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए। जिसमें पहला देखिए, पहला प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये 7 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए रहेगा। पहला प्रश्न में देखिए, क नंबर पे है, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्य अस्य सभारलेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। तो इसको पढ़ने से लग रहा है कि यह पहले पाठ से ही है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती की कवि कुलगुरु कालिदास से लिया गया है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्ध अस्ति, यानी एक लोक प्रचलित कथन प्रसिद्ध है, यया जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य अस्य, यानी कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारलेषु, यानी सभा रत्नों में मुख्यतम अर्थात मुख्य इति ख्यापितः प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थात किंतु अत्र परा विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन परंतु का अर्थ होगा लेकिन, अत्र परा दूसरी विडंबना यह उत्पन्न होती है, दूसरी जो शंका है इस विषय में यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य अस्य अपि स्थिति कालः सुतराम स्पष्टो न अस्ति, अर्थात विक्रमादित्य का भी स्थिति काल, यानी विक्रमादित्य का जो स्थिति था उस समय वह भी भली प्रकार सुतराम स्पष्ट नहीं है, यानी वह भी स्पष्ट नहीं है। केंचि अन्मन्य अन्ते यत विक्रमादित्यो उपाधि धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसो, अर्थात कुछ लोगों का मानना है कि यत यानी यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। यानी कुछ लोग यह मानते हैं कि कालिदास जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, ये इनकी रचना है, यानी कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशी था। स एव विक्रमादित्यो उपाधि धृतवान यस्य सभारलेशवेकः कालिदासः आसीत्, उसी ने विक्रमादित्य की, यानी जो नाटक था उनका, उसका जो नायक अग्निमित्र था, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यस्य जिसके सभारत्नों में, सभारलेवेश यानी सभारत्नों में कालिदास भी एक थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दा अतमागा आसीत्, उस राजा का स्थिति काल ईस्वी सन से पहले था। स एव स्थिति कालः कवेरपि सिद्ध्यति, अतः इस प्रकार वही समय कालिदास का भी सिद्ध होता है। अब देखिए दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो आदि शंकराचार्य जीवनम निहितम वने, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो ये जो है आपका, तो इस पर पाठ पे पढ़ना नहीं है।
तो आप इसको नहीं, आप चाहे तो आदि शंकराचार्य का लिखेंगे, चाहे दीनबंधु ज्योतिबा फुले का। तो ये 4 नंबर के लिए है, इसे आप तो लिख ही लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ये 7 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए दिए जाएंगे और 5 नंबर उसकी व्याख्या के लिए। तो देखिए, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायाह्य कर्मणः शरीर यात्रा पीच तेन प्रसिद्धो यद कर्मणः। तो ये जो श्लोक है वो गीतामृतम पाठ से लिया गया है, यानी जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अनमोल वचन दिया था, यानी गीता का अमृत दिया था, उसी पाठ का है। तो इसका अर्थ देख लीजिए। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे। यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम, किताब का नाम सही लिखेंगे, संस्कृत पद्य पीयूषम में गीतामृतम शीर्षक नाम से संकलित है। और इस श्लोक में शास्त्र सम्मत कार्य करने के लिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्याया कर्मण, अर्थात हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए गए कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पीचने त प्रसिद्धे त कर्मणः, अर्थात तेरे कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। तात्पर्य है कि अर्जुन, शास्त्र द्वारा नियत किए गए कार्यों को तुम करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुक्ति आएगा, जिसमें से एक सुक्ति को संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो यह 3 नंबर के लिए होगा, जिसमें 1 नंबर आपको संदर्भ के लिए और 2 नंबर सुक्ति के लिए। आप सुक्ति जब भी हल करें तो जिस श्लोक से ये दिया हुआ है उस श्लोक को का पूरा अर्थ लिख दे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए, पहली सुक्ति है शरीरम पांच भौतिकम, दूसरा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और तीसरा है न तुम वृक्षम भवंतम वा। तो देखिए, ये वाला तो आपका पाठ इस बार नहीं पढ़ना है, ये वृक्षाणा चेतनत्वम से लिया गया है। ये ख वाला देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी प्रस्तुत पद्यांश पठित पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। कवि छात्रों की विशेषताओं के बारे में बता रहा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। ये तो इसका अर्थ हो गया। इसका व्याख्या होगा, अपने सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुष्य को अनेक लोगों के संपर्क में आना पड़ता है और आचार और विचार का आदान प्रदान भी करना पड़ता है। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, परंतु वह सत्य भी प्रिय होना चाहिए, यानी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन वह प्रिय भी बोलना चाहिए। ऐसा न हो कि वह सत्य अप्रिय हो और दूसरों को कष्ट दे। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए सदैव सत्य बोलना चाहिए, और ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को कष्ट दे। और क नंबर पे है न तु वृक्षम भवन्तु वा। इसका भी व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्यवेध नामक परीक्षा पाठ से लिया गया है। तो इसमें देखिए, इसका अर्थ होगा न तो वृक्षम भवंत वा, यानी मैं, भवंत मतलब आपको, यानी मैं न तो वृक्ष को और न आपको देख रहा हूँ। तो आप जब भी इसका अर्थ बनाएंगे तो इतना लिखने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे कि एक बार आचार्य द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी का गिद्ध बनवाया और उसे पेड़ के ऊपर रखवा दिया, तथा उसका लक्ष्य वेधने के लिए सभी राजकुमारों को बुलाया। और असफल हो जाने पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही बुलाया और पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है। तब अर्जुन ने कहा, हे गुरुवर, मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, न वृक्ष को देख रहा हूँ और न ही आपको देख रहा हूँ।
यही व्याख्या इसकी होगी। अगला प्रश्न 5 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना होगा, जो 5 नंबर के लिए होगा। इसमें से आप चाहे क चाहे ख कोई एक लिखिएगा, इसका संस्कृत में अर्थ लिखना है और केवल अर्थ संस्कृत में लिखना है, आपको इसका कोई भी संदर्भ नहीं देना है। इसमें से आप कोई एक करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करना है, जो 4 नंबर के लिए होगा। तो इसमें क नंबर पे है महात्मन संस्मरणानी, पाठ के आधार पर गांधी जी का। धैर्य धनाई साधु, पाठ के आधार पर सुपारक का। और भोजस चिकित्सा पाठ के आधार पर भोज का। तो आप इसमें महात्मा गांधी का ही करिएगा। महात्मा गांधी का बहुत ही आसान है चरित्र चित्रण, ये 4 नंबर के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जिसमें पहला है, महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा गच्छत। उत्तर होगा महात्मा गांधी 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे नेटाल नगरे अगच्छत। दूसरा और तीसरा पाठ का जो है कटा हुआ है इस बार के सत्र में। ये पेपर मेरा पुराना वाला मॉडल पेपर है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जो अगला मॉडल पेपर मैं हल कराऊंगी उसमें ऐसी समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। तो ये प्रश्न आप बहुत ही सोच समझ कर करिएगा। ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है और बच्चों ये ही आपका नंबर जो है बढ़ाते हैं। तो एच प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ ये आता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 का ख, निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ई का उच्चारण तालु से, च का उच्चारण भी तालु से, न का उच्चारण जो है दंत्य से। आपको कोई एक ही लिखना है, मैं आपका पेपर हल करा रही हूँ इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो किसी एक का करना है तो मनोरथ, मनोरथ का होगा मनः धन रथः, और संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 9 का ख देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। हरिष्येते में संधि है, तो हरिष्येते में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो निम्नलिखित में से किसी एक का लिखना है, जिसमें पहला है पितृ। पितृ शब्द का चतुर्थी बहुवचन, इसका होगा पितृभ्यः। मनस शब्द का पंचमी द्विवचन लिखना है, तो मनस शब्द का पंचमी द्विवचन होगा मनोभ्याम। और वारी, वारी शब्द का षष्ठी एक वचन होगा वारिणः। तो आपको कोई एक ही लिखना है। प्रश्न नंबर ख देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नद्या किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो नद्या आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। तो 11 का क है देखिए पा, पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन हो जाएगा पिबतम। और स्था धातु है, स्था धातु का हो जाएगा लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अतिष्ठत, अतिष्ठन। दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष हो जाएगा ददाति। प्रश्न नंबर 11 का ख देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देही किस लकार का रूप है। तो देही जो है लोट लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो कोई एक करना है, मैं यहाँ पेपर हल करा रही हूँ, मैं आपको पूरा बताऊँगी। गजाननः, गजाननः का होगा गजानन ने गजस्य, आननः यस्य सः,
अब निश्चित है इसका आपको समास का नाम याद हो गया होगा, ये होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद है पंचगवम। तो पंचगवम जिसका नाम के आगे संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास इसमें है, जिसका आपका विग्रह होगा पंचाना, गवाना, समाहारः, यानी 5 गांवों का समूह। प्रतिदिशम, प्रतिदिशम अव्ययी भाव समास इसमें है, इसका विग्रह होगा दिशम, दिशम प्रति, ये इसका अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 12 का ख देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चतुर्फलम में समास है, तो चतुर्फलम, चतुर मतलब 4 फल, अर्थात जिसमें संख्या का बोध हो जाए वह द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति का निर्देश दीजिए। तो आपको किसी एक में देना है। माता पुत्रेण सह आगच्छति, इसमें होगा तृतीया विभक्ति। दूसरा है गा दुग्धि पयः, तो यहाँ दुहना, दुहना जहाँ आ जाए जिस पे फल पड़े, गाय दुग्धि पयः, तो यहाँ होगा आपका द्वितीया विभक्ति। और अगला है पित्रे नमः, इसका होगा तृतीया विभक्ति। अगला है रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सही शब्द चुनकर लिखिए। मह्यम जलम देहि, इसमें होगा आपका चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पित्वा का देखिए धातु पा है और इसका प्रत्यय अक्त्वा है। अगर नष्ट का देखेंगे बच्चों, केवल एक ही करना है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए नष्ट का होगा नश, नस इसका धातु है और इसका प्रत्यय अक्त है। पठितुम, पठितुम में पठ धातु है और तुमुन, तुमुन इसका प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो इसमें देखिए रामः दुग्धम पिबति, तो रामः का हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं बदलना है, रामः का हो जाएगा रामेण, दुग्धम जैसे का तैसा रहेगा, पिबति को आप पियते कर देंगे, यानी रामेण दुग्धम पीयते। अगर बालकः पुस्तकम पठति है, लेकिन बच्चों केवल एक ही करना है आपको, तो आप ख भी देख लीजिए। अगर बालकः पुस्तकम पठति है तो बालक को आप कर देंगे बालकेन, पुस्तक जैसे का तैसा रहेगा, पठति को कर देंगे पठयते। ग वाला भी देख लीजिए, त्वम स्वकार्यम कुरु, अब त्वम का त्वया हो जाएगा। जब भी वाच्य परिवर्तन करेंगे त्वम का त्वया हो जाएगा। स्वकार्यम जैसे का तैसा रहेगा, कुरु, कुरु का हो जाएगा कुरुते, यानी त्वया स्वकार्यम कुरुते। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 6 नंबर के लिए है। आज मैं प्रयाग जाऊंगा, पहला है आज मैं प्रयाग जाऊंगा, तो आज का हो जाएगा अद्य, यानी आज। मैं का हो जाएगा अहम। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है और जाऊंगा ये भविष्यत काल का है, तो अहम प्रयागम गमिष्यामि। दूसरा है माली फूलों से माला बनाता है, माली का हो जाएगा मालाकारः, मालाकारः। फूलों से माला बनाता है तो फूलों से का हो जाएगा पुष्पे माला रचयति, यानी मालाकारः पुष्पे माला रचयति। अगला है तुम असत्य बोलते हो, तो त्वम असत्यम वदसी। ये त्वम जो है यानी ये जो मध्यम पुरुष का एक वचन का है, तो उसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगेगी, तो त्वम असत्यम वदसी। अगला है रीना अपने कार्य में लगी है, तो रीना अपने कार्य यानी स्व कार्ये
निरता अस्ति, है का हो जाएगा अस्ति, यानी रीना स्वकार्ये निरता अस्ति। अगला देखिए, सरोवरों में कमल खिलते हैं, तो सरोवर को सरोवरेषु, सरोवरेषु, सरोवरों में। कमलेन विकसन्ति। अगला है, ईश्वर निर्बलों की सहायता करता है, तो इसका होगा प्रभु दीनानाम सहायता करोति। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। अनुशासन, वन संपतः, संस्कृत भाषाया महत्वम और राष्ट्र पक्षी मयूरः। तो आप इसको याद करिए किताब से अपने। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग आपको प्रैक्टिकल में दिया गया है, तो उसके आधार पर देखिए चत्वारः। आप जब भी वाक्य प्रयोग करेंगे तो जो शब्द है, शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। चत्वारः, चत्वारः का अर्थ होगा 4। तो अब इसको ऐसा वाक्य बनाइए कि चत्वारः आपका उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाए, जैसा कि कक्षा में बताया गया है। तो अब इसका देख लीजिए, चत्वारः यानी 4, बालकाः, ये ध्यान देना है, बालकः बालकौ बालकाः, ये बहुवचन है तो बालकाः, ये चत्वारः बालकाः अत्र, अत्र का मतलब होगा यहाँ, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। ख देखिए, क्रंदनम, क्रंदनम का अर्थ होगा रोना, तो सा मतलब वह, क्रंदनम करोति हो जाएगा, यानी सा क्रंदनम, क्रंदनम ही रहेगा, करोति। उसके बाद है ग, मधुरम, तो मधुरम तो चाहे पुष्प, मधुर मतलब सुंदर, तो पुष्पम मधुरम अस्ति, अस्ति कर दीजिए, वाक्य प्रयोग हो गया। बच्चों ये ध्यान रहे कि ये जो प्रश्न है 18 नंबर वाला संस्कृत में, यानी 4 जो संस्कृत में आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये 8 नंबर के लिए है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये ध्यान आप जरूर दीजिएगा। अगला है गुरोह, गुरोह यानी कि सा गुरो माता अस्ति, सा। अगला है अपिबत, अपिबत देखिए, सह दुग्धम, अपिबत। युष्मान, युष्मान देखिए, सह युष्मान पश्यति। तो आपको केवल 4 करना है, जो 4 सबसे आसान होगा आप वही करिएगा। तो ये संस्कृत का मॉडल पेपर था 2022 के लिए, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। आज के लिए